तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज अपना उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्पेशल है। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा ने विधान परिषद चुनावों के लिहाज से लगभग अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन सबकी निगाह अभी भी भाजपा के अगले दांव यानी कि 11वें प्रत्याशी की घोषणा पर टिकी हुई है। देखिए, भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनावों के मद्देनजर अब तक 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें अरविंद कुमार शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, सलिल बिश्नोई, अश्विनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी के नाम शामिल किए गए हैं। इन नामों में कई नामों के चलते सियासी गलियारे में चर्चा तेज है। 30 जनवरी 2021 को जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें विधान परिषद के सभापति रमेश यादव, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा बीजेपी के लक्ष्मण प्रसाद का नाम शामिल है। तो वहीं मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य कहता है कि यूपी की सत्ता पर काबिज भाजपा को इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा होगा। विधायकों की संख्या बल के आधार पर भाजपा का 12 में से 10 सीट जीतना तय है। तो वहीं बीजेपी का प्रयास 11वीं सीट जीतने का भी होगा। मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है। हालांकि सपा ने 2 उम्मीदवार घोषित करके एक सीट पर भाजपा से सीधी टक्कर लेने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि क्या नतीजे निकलते हैं। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ है सपा। 28 जनवरी को होने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों में सबसे बड़ा तड़का समाजवादी पार्टी ने लगाया है और इस सियासी तड़के के बाद सब और खासकर बसपा सोच में पड़ गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी होगी जो हमने तैयार की है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में 12 सीटों पर 28 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर सियासी पारा हाई है। सभी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी रण में झोंक दिया है। इस बीच 12वीं सीट पर बीजेपी को सीधी टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी चाल चल दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी बिना हाथ पैर चलाए आसानी से एक सीट पर जीतने का संख्या बल रखती है। ऐसे में अखिलेश यादव ने 2 प्रत्याशियों का नाम जारी करके भाजपा के साथ साथ अन्य दलों के खेमे में भी खलबली मचा दी। बीते बुधवार को विधान परिषद चुनावों के लिए 2 कद्दावर नेताओं अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी के नामों की घोषणा सपा की ओर से की गई, जिसकी गूंज और उहापोह की स्थिति आज तक सियासी गलियारे में नजर आ रही है। आपको बता दें कि सपा ने विधान परिषद में दल नेता अहमद हसन को फिर से मैदान में उतारने के साथ ही पार्टी की प्रवक्ता और उत्तराखंड के प्रभारी राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस दाव से बीजेपी को मदद का वादा कर चुकी बहुजन समाज पार्टी उलझन में है। साथ ही भाजपा को भी अब अपना 11वां प्रत्याशी मैदान में उतारने से पहले काफी सोचना पड़ेगा। प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या को देखते हुए उसे विधान परिषद की एक सीट पर कामयाबी मिलना तो तय था, मगर दूसरी सीट के लिए जरूरी 32 वोटों के लिए सपा को दूसरे दलों के विधायकों की जरूरत लेनी भी तय है। अब बीते चुनाव पर सरसरी निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीते राज्यसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक सपा के पाले में नजर आए थे, लेकिन इस बार सपा को दूसरा प्रत्याशी जिताने के लिए 17 से 18 विधायकों के वोट चाहिए। ऐसे में कांग्रेस और सुभाषपा के अलावा निर्दलीय विधायकों की भी जरूरत पड़ेगी। जनता टीवी उत्तर प्रदेश के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। अरविंद शर्मा एक ऐसा नाम जिन्होंने राजनीति में एंट्री के साथ ही हलचल मचा दी। अरविंद शर्मा प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आने वाले कोई पहले अधिकारी नहीं है। इससे पहले कई रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं। इनमें से कुछ तो जहां राजनीतिक दलों में शामिल होकर सफल होते हैं, तो कुछ नए दल बना करके कईयों की राजनीति खत्म हो जाती है, उन्हें रास नहीं आती, रिटायर हो जाते हैं। तो प्रशासनिक अमले की राजनीतिक लालसा पर यह खास रिपोर्ट देखिए।
अरविंद कुमार शर्मा के राजनीति में प्रवेश करने के साथ ही सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि अरविंद कुमार कोई पहले अधिकारी नहीं है जिन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है, बल्कि अरविंद कुमार शर्मा के पहले भी कई प्रशासनिक अधिकारियों ने राजनीति में अपने भाग्य की आजमाइश की है। आपको याद हो तो केंद्र में सचिव रहे एसटी रिजवी, भूरेलाल, पूर्व पुलिस प्रमुख प्रकाश सिंह, आईसी द्विवेदी के अलावा आईपीएस एसएन सिंह भी अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं। इसके अलावा मुलायम और मायावती की सरकारों में प्रमुख सचिव रहने वाले पीएल पूनिया भी कांग्रेस पार्टी से पहले सांसद रहे, फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त किया, जिसके बाद अफसरों में माननीय बनने का क्रेज तेजी से बढ़ा। खैर, इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों से इतर अरविंद कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए पावर सेंटर का उदय माना जा रहा है। हर लोक सेवक को ये छूट है और स्वतंत्र है कि कोई भी काम करे, और क्योंकि जो भी सरकार का बंधन रहता है जब तक कि ये लोक सेवक रहता है वो नहीं रहता रिटायरमेंट के बाद। इसलिए अगर शर्मा जी ने ये चुना है कि हम राजनीति के द्वारा हम देश के विकास में लगें, हम किसी पार्टी को ज्वाइन करें, बीजेपी को ज्वाइन करें या किसी अन्य पार्टी को, उनको पूरा अधिकार है। 11 जनवरी को ए.के. शर्मा ने वीआरएस लेते हुए राजनीति में एंट्री का फैसला लिया और फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त पर शर्मा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और ठीक एक दिन बाद यानी कि 15 तारीख को शर्मा को एमएलसी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इस तरह शर्मा का मंत्रिमंडल में आने का रास्ता साफ हुआ। अब संभावना जताई जा रही है कि अरविंद कुमार शर्मा उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल ये तय माना जा रहा है, ये प्रधानमंत्री की सीधी एंट्री है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में अब सीधा दखल देना चाहते हैं। इसके भी बहुत बड़े कारण हैं। लगातार पिछले काफी समय से क्षेत्र पूरे प्रदेश के विधायक कार्यकर्ता इस बात से बड़े उपेक्षित थे कि नौकरशाही उनकी बात सुन नहीं रही है। आपको याद होगा विधानसभा में 250 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठ गए थे। एक साल बचा है चुनाव में और ये जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं की और विधायकों की, ये कहीं बहुत बड़ा गुल ना खिला दे। मेरी जानकारी में आया है, इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि उत्तर प्रदेश में कभी भी बम फूट सकता है। तो प्रधानमंत्री ने अपने एक भरोसेमंद नौकरशाह को भेजा है अरविंद शर्मा के रूप में, और मुझे लग रहा है कि ये बात साफ है कि अब पूरे प्रदेश की नौकरशाह की कमान अरविंद शर्मा के जरिए दिल्ली संभालने जा रही है। और तो और सियासी हवाओं में इस तरह की भी गूंज है कि 2021 और 2022 में यूपी सहित देश के कई राज्यों में होने वाले चुनावों में मोदी और शाह के बाद योगी भाजपा का चेहरा हो सकते हैं, जिसके लिए भाजपा पूरे देश में चुनावी सभाएं करवाने की योजना बना रही है। ऐसे में प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए मोदी, शाह और योगी ने मिलकर शर्मा का चयन किया है। गुजरात का डर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी हैं, हाल ही में भाजपा ज्वाइन किए और भाजपा ने उनको विधान परिषद सदस्य का प्रत्याशी भी बनाया। चर्चा यह है कि अरविंद कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार में एक अहम जिम्मेदार पद पर नियुक्त किए जाने की संभावना है। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ दिनेश त्रिपाठी, जनता टीवी, लखनऊ। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए आपने समझे कि क्या तमाम समीकरण है, किस तरीके से सपा ने 2 प्रत्याशियों का डिक्लेरेशन किया है और इसी के साथ सियासी तड़का। बसपा जो अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एहसान चुकाना चाहती थी, कोशिश थी उनकी कि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाए, लेकिन अब वो भी सस्पेंस में है कि आखिरकार ये कौन सा जोड़ तोड़ है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि आखिरकार सपा का ये कौन सा जो गणित है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब तो क्लियर होती दिखाई दे रही है। जैसा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशी एक बार में, 4 प्रत्याशी एक बार में घोषित किए हैं, तो कुल मिलाकर के 10 प्रत्याशी उन्होंने अब तक घोषित किए हैं। और हालांकि उन्होंने 12 पर्चे खरीदे थे दाखिल करने के लिए, फिर 12 पर्चे न भर के अब तक 10 पर्चे ही खरीदे गए हैं, है ना। तो अब जो उम्मीद बन रही है, इस बात की उम्मीद हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की निर्धारित 10 जो
10 सीटें जीतने की संभावना थी, वो 10 सीटें एज इट इज जीत जाए। एक तो सबसे बड़ी बात ये है। और समाजवादी पार्टी ने 2 उम्मीदवार कैंडिडेट घोषित किए हैं, उससे साफ जाहिर है कि उनका एक प्रत्याशी तो क्लियर है, और दूसरे प्रत्याशी के रूप में कौन आएगा और को कैसे जिताया जाएगा, क्योंकि हसन साहब जो समाजवादी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट के रूप में हैं, उनका जीतना अब इसलिए तय माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 11वें कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। अगर भारतीय जनता पार्टी 11वां कैंडिडेट नहीं उतारता है तो समाजवादी पार्टी अपना थोड़ी सी जोर लगाएगी और वो अपने प्रत्याशी को जिताने में हासिल हो जाएगी। जी ठीक है अनिल जी, लेकिन ये गणित क्या हो सकता है? सवाल मेरा ये कि आखिरकार ये गणित होगा क्या? क्या जो पार्टी है सुभाषपा उसको ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि आजकल जो है भाजपा से नाराज चल रही है, वो निर्दलियों को साथ लेंगे, कांग्रेस को साथ मिलाएंगे, गणित क्या होगा? देखिए, निश्चित जो उम्मीद बताई जा रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना प्रत्याशी जिताने के बाद समाजवादी पार्टी का जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के जो 8 मेंबरान हैं उन मेंबरान को साथ में देने की कोशिश की जाएगी। साथ में अपना दल है, कांग्रेस है, निर्दल है, और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की कोशिश ये भी होगी कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के वोट्स को वो खरीद सके, ताकि मतलब खरीद का मतलब होता क्या ये पूरे चुनाव हार्स राइडिंग होते हैं, तो जब हार्स राइडिंग होती है तो निश्चित रूप से इस चुनाव में पूरी संभावना है कि समाजवादी पार्टी अपने दूसरे कैंडिडेट जिताने के लिए कहीं ना कहीं हार्स राइडिंग करेगी। बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी अनिल जी कि कहीं ना कहीं ये कोशिश क्या सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की होगी? हालांकि सीधे जो है कैंडिडेट का चुनाव इसमें नहीं होता है, विधायक खुद चुनाव करते हैं, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश आगे 2022 के लिए काफी बेहतर हो जाएगी सपा की। अगर यहाँ से नींव मजबूत होती है तो आगे पंचायत इलेक्शन के बाद आगे 2022 लंबी दौड़ है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी दौड़ कठिन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो भी कठिन होगी, क्योंकि देखिए जहाँ तक हमने 2 इलेक्शन इस चुनाव के अलावा 2 और चुनाव की आपने बात की है, जो पंचायत चुनाव है उसके बाद विधानसभा चुनाव। तो होता क्या कि एमएलसी जो चुनाव है वो चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए उनका जो चुनाव है वो जनता के बीच में इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला नहीं होता है। जो हम समझ लें कि विधान परिषद में हमने बहुत ज्यादा जीत हासिल कर ली, हम बहुमत में हो गए, इससे जनता पे ज्यादा असर पड़ेगा, इसमें जनता ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो ये अपर हाउस है उत्तर प्रदेश में, तो अपर हाउस में हम जब कोई विधेयक लाते हैं, कोई पारित करते हैं, तो अपर हाउस में जब तक पारित वो नहीं हो जाता, पास नहीं होता, तब तक उसे मान्यता नहीं मिलती है, उसमें मतलब आगे अनुमति नहीं मिलता है। तो उसमें इनके मतलब जो विधान परिषद में सबसे बड़ी पावर इसी बात की होती है कि हम इस तरीके से अपने आप को अपने वजूद को साबित करें। अभी तक समाजवादी पार्टी इसमें सफल रही है, तो निश्चित रूप से एक जज्बा यहाँ से बनता है, एक जज्बा बनता है कि हम विधान परिषद में आगे आ गए हैं, तो हम जनता के बीच जाके ये कह सकते हैं कि आज विधान परिषद में हम काबिज हैं, कल पंचायत चुनाव में हम काबिज होंगे, परसों फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में हम फिर जीत हासिल करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी, उधर में भारतीय जनता पार्टी भी इसी क्रम में आगे बढ़ रही है कि वो भी दावा करेगी कि हमने विधानसभा में किया है और इसमें भी हमने अपनी जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें जीती। फिर जनता के बीच में पंचायत चुनाव में, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी यही इसी रेशियो बात करेंगे। ठीक है अनिल जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, सपा ने 2 कैंडिडेट्स अपने घोषित कर दिए। दूसरी तरफ हम जब पिछली बार चर्चा कर रहे थे, 14 तारीख को जब हम चर्चा कर रहे थे, उस दौरान आपने कहा कि बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, जब वो एक बार भारतीय जनता पार्टी ने बसपा की मायावती जो है उनका सहयोग किया था, उसका ऋण चुकाएंगी इस बार। तो वो कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाना साधने की तो कोशिश नहीं है अनिल जी, कि बसपा को भी अंडर प्रेशर हम कर दें, भाजपा को भी हम अंडर प्रेशर कर दें और साथ में अपना वर्चस्व भी दिखा दें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पूजा आप। देखिए, निश्चित रूप से ये जो है बैलेंस ऑफ पावर का गेम है ना। तो बैलेंस ऑफ पावर किस तरीके से मैनेज करना है, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सुपर डुपर नेता है उनको अच्छी तरह मालूम है कि हाँ कैसे क्या करना है। तो किसी ना कभी सीबीआई या कभी जो आपका इन्फोर्समेंट है डिपार्टमेंट, उसका दबाव दे करके मतलब अपनी ताकत को दिखाते रहते हैं और इसका लाभ चुनाव में उनको मिलता रहता है। जैसे पिछले राज्यसभा चुनाव में
जब राज्यसभा चुनाव हुआ था तो पहले ये हुआ था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों पैक्ट हो गया था, लेकिन एंड टाइम पे दोनों इतनी रार हो गई थी कि मायावती ने चीख के चिल्ला के कहना शुरू कर दिया कि चाहे जो हो जाए मैं समाजवादी पार्टी को किसी कंडीशन में जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि उन्होंने उनके कैंडिडेट तोड़ दिए थे समाजवादी पार्टी ने वहां पे। तो इस बात से मायावती बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। अब इसलिए यही फिर बन रही है, बीच बीच में मायावती अपना उग्र रूप दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी पर कभी कभी गर्म रुख होता है, कभी नरम रुख होता है। तो अब मैनेजमेंट का वोट चल रहा है बिटवीन द समाजवादी पार्टी एंड बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी में अखिलेश यादव ने मायावती के जब अभी बीच में समझौता किया था तो बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे, बहुत अगला भी समझा जा रहा था कि लोग लंबी पारी खेलेंगे। लेकिन बाद में जब रिश्ते फिर टूटना शुरू हुए तो रिश्ते खराब होते चले गए। अब ताजा स्थिति फिर बन रही है कि इस विधान परिषद चुनाव में वो कहीं ना कहीं अपनी बुआ को फिर बना लेंगे और बुआ का लाभ उठाएंगे। बिल्कुल अनिल जी, अब मैं बीजेपी के कैंडिडेट्स का जिक्र करना चाहूंगी। बीजेपी में अरविंद शर्मा का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनको अहम पद मिल सकता है, साथ में एक तरह की और चर्चा है। पहले अहम पद का जिक्र कर लेते हैं। अहम पद का जिक्र चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि उनको अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इसमें कितनी ताकत है? लेकिन निश्चित जिस तरीके से इनको यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल, तो वो स्थापना निश्चित रूप से किसी बड़े रूप में होगी, ये तो तय है ना। ये मतलब कोई भी आईएएस अधिकारी केवल एमएलसी बनने के लिए अपने 2 साल की नौकरी छोड़ के नहीं आएगा। बिल्कुल, इसके पीछे कोई ना कोई इनको ये होगा कि आप जाइए वहां पे संभालिए और आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इसकी घोषणा अधिकारी तौर पर नहीं हुई है, लेकिन ये तय है बात। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो गृह मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो मतलब बहुत लंबे समय से ये पद जो विभाग है ये मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। मतलब कोई मुख्यमंत्री लंबे समय से रहा है वो अपने पास रखता है। कांग्रेस जमाने में गोपीनाथ दीक्षित हुआ करते थे, वही एक आखिरी गृह मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। अदरवाइज जितने भी मुख्यमंत्री हुए उसके बाद के सब अपने पास गृह मंत्रालय रखते थे। अब फिर से ये चर्चा की बात की है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधार के लिए इनको A.K. शर्मा जी को गृह मंत्रालय सौंपा जा सकता है या इससे भी बड़ा कोई पद दिया जा सकता है। और कौन सा पद मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इनको जिम्मेदारी महत्वपूर्ण दी जाएगी। तो जिस स्थान से आ रहे हैं, जिस जरिए आ रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और उसके आगे संदेश देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है अनिल जी, लेकिन मैं एक समीकरण और समझना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की जब कार्यशैली पर हम नजर डालते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ऐसी रहती है कि 2 साल बाद चुनाव लड़ना है तो नींव आज से रखेगी, यानी कि 2022 की नींव आज से रखी जाएगी, ये उनका प्रयास रहता है। तो शर्मा और दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा और दिनेश शर्मा, ये 2 अहम नाम हैं जिन्हें अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। उनको सभापति के पद के कयास लगाए जा रहे हैं। इनको कहा जा रहा है ये उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्रालय इनको मिल सकता है। तो क्या ब्राह्मण वोट साधने की भी कवायद है क्या भारतीय जनता पार्टी की? 2022 में काफी नाराज है ब्राह्मण। कोशिश ये है कि क्या जी इसमें एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए जहां तक सवाल होता है ब्राह्मण वोट और सभापति, पहले सभापति वाला मुद्दा आते हैं। सभापति के मुद्दे में साफ तौर पे क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी अभी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपना सभापति नहीं ला सकती है, नंबर 1। क्योंकि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की संख्या 50 से ऊपर है, ठीक है, कुल 100 के आसपास सीटें हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में 50 का आंकड़ा वो नहीं पार कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, तो मतलब उनका सभापति नहीं बन सकता। एक चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी बात होती है ब्राह्मण वोट। हाँ, ये बात सही है, पिछले 3 साल से धीमे ये बात होने लगी कि उत्तर प्रदेश में जो जनता है, उत्तर प्रदेश की सरकार में उस ब्राह्मण जो है वो सरकार से नाराज चल रहे हैं, सरकार से काफी नाराज है और सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ये संदेश धीमे बहुत ज्यादा फैल गया। अब सरकार उसके मैनेजमेंट में लग गई, तो उन्होंने प्रमुख सचिव गृह ब्राह्मण अविनाश अवस्थी बना दिया, तिवारी जी बना दिए गए, चीफ सेक्रेटरी बना दिए गए, इस तरीके से जितने भी कई महत्वपूर्ण पद दिए गए। लेकिन इसके बाद भी वो लोग उस मैनेजमेंट को पूरा नहीं कर पाए जो एक राजनीतिक पार्टी को चाहिए होता है।
तो ऐसे में AK शर्मा जो बहुत निपुण अधिकारी हैं और उन्होंने अभी तब इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब जब MLC का कैंडिडेट घोषणा हो गई उनके नाम की, तो निश्चित रूप से वो इस मैनेजमेंट को काफी हद तक सफल होंगे और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है ब्राह्मण वोट को संभालने की, है ना, उसमें कामयाब होंगे जैसा मुझे लगता है। और यही इसके पीछे मोटिव होगा कि उनको ला करके ब्राह्मण वोट संभाले जाए। जी भैया, बिल्कुल, ब्राह्मण वोट साधने की कवायद जो है भारतीय जनता पार्टी की वो नजर साफ तौर पर आती है। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र चल रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, 11वें कैंडिडेट का जिक्र बार बार हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर 11वां कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता है तो सपा के दोनों कैंडिडेट सेफ हो सकते हैं। अगर 11वां कैंडिडेट डिक्लेयर होता है वो कौन हो सकता है? देखिए 11 कैंडिडेट में बहुत सारे नाम हैं और अभी उसमें मंथन चल रहा है। आज शाम को इस पे 7 बजे बैठक है पार्टी के में, तो मैं आपको लेट आवर्स में बिल्कुल नाम चीजें बताऊंगा। फालतू क्यास लगा करके हम नहीं आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 7 बजे बैठक में जो फैसला हो। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ब्रजेश शुक्ला जी। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। धन्यवाद। ब्रजेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि विधान परिषद का गणित इस समय का क्या कहता है। 11वीं या फिर यूं कहें कि 12वीं सीट के लिए जो सीधी टक्कर है वो कितनी सफल हो पाएगी सपा और भाजपा के बीच में? देखिए, यदि 12 कैंडिडेट मैदान में उतरते हैं तो सभी लोग चुनाव जीत जाएंगे, इसमें कोई टक्कर नहीं होगी। और यदि बीजेपी एक कैंडिडेट और घोषित कर देता है, 6 कल घोषित किए थे, 4 इसके पहले, तब टक्कर होगी। कारण क्या है कि एक जो 2 कैंडिडेट उतारे हैं सपा ने जी, उनके पास एक कैंडिडेट के लिए पूरे वोट हैं और दूसरे के लिए पूरे नहीं हैं। ये स्थिति बीजेपी की है। तो अब ये देखना होगा कि वो मंथन कर रहे हैं, वो अपने ये देख रहे हैं कि उन्हें समर्थन कहीं से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वरना ये चुनाव निर्विरोध हो जाएंगे। जी ब्रजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, दूसरे कैंडिडेट का आपने जिक्र किया कि अगर 11वां कैंडिडेट घोषित हो जाता है तो दूसरे के लिए जोड़तोड़ करना पड़ेगा, तो जोड़तोड़ क्या निर्दलीय कांग्रेस और सुभाषपा के बीच में हो सकता है? देखिए, इसमें पार्टियों में बड़ा टूटन है। बसपा में भी टूटन है, उसमें कुछ विद्रोही हैं। कांग्रेस को आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई 7 विधायक थे, उसमें भी 2-3 ऐसे लोग हैं जो पार्टी से बगावत किए बैठे हुए हैं। और दूसरे निर्दलीय जो हैं और राजभर की पार्टी जो है उसमें उनके वो 4 जोड़ते हैं विपक्षी उसको अपने, लेकिन 4 उनके साथ नहीं है। तो इस तरह ये आगे चल के पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। फिलहाल तो तमाम विधायक ये मना रहे हैं कि एक कैंडिडेट और घोषित हो जाए जिससे उनकी कीमत बढ़े। बिल्कुल, और वो चुनाव बिल्कुल। वहाँ पर ब्रजेश जी, जैसे ही आपने बोला कि तमाम जो विधायक हैं वो मना रहे हैं कि एक कैंडिडेट घोषित हो जाए तो कीमत उनकी बढ़ जाए, अनिल जी की मुस्कुराहट सामने आई है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी, अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा, समझा कि क्या कुछ समीकरण हो सकते हैं। 11वें कैंडिडेट पर लगातार चर्चा चल रही है और देर रात सामने आएगा कि भाजपा आखिरकार किसको अपना 11वां प्रत्याशी बनाती है। अगर 11वां प्रत्याशी सामने आता है तो निश्चित है कि समीकरणों का खेल शुरू हो जाएगा और गणित साधी जाएगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत